हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है। जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है, क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम सुनने से कैसा लग रहा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम सुनने से कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा कोई सरफेस होना चाहिए जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। यही डिफिनेशन भी है। देखिए, द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए आगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का टाइप क्या होता है? कितने टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं? तो फर्स्ट हम लोग का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव ही लेते हैं मोस्टली हम लोग। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। ठीक है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा चारों तरफ, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों खींच रहे हैं? बता रहे थे इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस को हमको, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमको ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग पहले क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के चलते इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, और जो बनता है उसका शेप होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। देखिए यहां 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लाइक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है उसका सोर्स क्या होता है? तो आपको बताना होगा पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज आपको बताना होगा, पॉइंट चार्ज। और फिर पूछा जाएगा कि पॉइंट चार्ज से किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, तो आपको बताना होगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। यहां क्लियर हो गए? अब देखिए, पॉइंट चार्ज से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है, लेकिन कैसा, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसको ड्रॉ करते समय आपको थोड़ा सावधानी रखना है। क्या सावधानी रखना है? कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होता है वहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्लोजर होता है। जैसे इस जगह का देखिए, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो दूसरा इक्विपोटेंशियल भी ऐसे ड्रॉ हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज है तो हमने पोटेंशियल सरफेस भी क्लोज ड्रॉ किया। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए ध्यान से, इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम था और इन दोनों के बीच ज्यादा हो गया, और इसके बीच तो और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूर पर है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ज्यादा दूर पर। यही ध्यान रख के ड्रॉ करना होता है। फिर यह भी ध्यान देना होगा, हमने आपको बताया है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल घटती जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऐसे ड्रॉ कर लिए, अगर यहाँ पोटेंशियल 20 है तो यहाँ पर 20 नहीं, कम होगा, मान लो 10 होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं पोटेंशियल घटता जाता है। मतलब अगर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लूं ए और यहाँ पर पॉइंट ले लूं सी, तो पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी, क्योंकि सी आगे बढ़ते हुए डायरेक्शन में। एक बात और देखना है, अगर हम यहाँ पर पॉइंट बी ले लें, यहाँ पर पॉइंट डी ले लें, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सभी जगह का पोटेंशियल इक्वल होगा यहाँ। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखो एक पॉइंट चार्ज ले लो,
एक ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया हमने, ये रेडियस r, तो यहाँ भी तो r ही होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल हमारा के क्यू बाई आर होता है तो यहाँ का भी तो वही होगा ना, के क्यू बाई आर। तो ये सरफेस जो बना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, यहाँ कर लो, सी ले लो पॉइंट है, यहाँ का हो जाएगा के क्यू बाई आर, क्योंकि आर तो वही है ना सबके लिए, चार्ज भी वही है क्यू। इसी तरह कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का भी यही हाल है, ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट बी पॉइंट पर भी होगा। लेकिन अगर स्फीयर चेंज हुआ, ये एक अलग स्फीयर है, ये अलग स्फीयर है, स्फीयर चेंज हुआ तो पोटेंशियल सरफेस भी चेंज होगा, उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगी। सेम स्फेरिकल जो सरफेस होगा उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इस तरह हमने आपको बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है और उसका शेप कैसे बनता है, इस तरह आपने देख लिया। ओके, आगे बढ़िए। अगला है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है और लाइन पे चार्ज फैला हुआ है, मान लो इस तरह का, ये है लाइन और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, इधर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ड्रॉ कर लेना है पहले, ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में सिर्फ नहीं जा रहा है, बल्कि ये चारों तरफ हर डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ये देखो, एक वायर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर चार्ज है तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, मेरे तरफ भी आएगा, आपके तरफ भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, जाएगा ना। इसी तरह ऑल डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर आएगा, ऐसे। यहाँ पर भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन में तो थोड़ा दिक्कत होगी ना ड्रॉ करने में, ऐसे। बोर्ड तो 2 ही डायमेंशन है ना। अब देखो, इसलिए अब यहाँ ध्यान देना है, लाइन चार्ज से निकलने वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ का पॉइंट क्लोजर रहेगा और जैसे जैसे दूर जाएगा वो थोड़ा ऐसे ऐसे फैल होता जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजर है और आगे बढ़ते बढ़ते ज्यादा एक्सपेंड करते जा रहा है, तो यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो भी यहाँ वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर क्लोजर ड्रॉ करना होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ता जाएगा, ऐसा। अब रिबार वाला थोड़ा और ज्यादा दूर, क्योंकि ये भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लाइन चार्ज भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये देख लिया आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज। यहाँ पर भी सवाल होगी कि कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है उसका सोर्स क्या होता है, लाइन चार्ज। आंसर हुआ लाइन चार्ज। और लाइन चार्ज के चलते इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, स्फीयर नहीं, सिलेंडर। ठीक है, आगे देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम देखते हैं कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने दूरी पर है आगे बढ़ते जाते हैं और उतने ही डिस्टेंस हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे बनेगा ही एक प्लेन टाइप का, लेकिन इन प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम और ज्यादा नहीं होगा, सभी के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेरिएबल नहीं है, यूनिफॉर्म। तो इस तरह से बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ भी सवाल होगा कि ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा होता है, तो प्लेन होता है और उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। आगे देखो, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इतना डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सबसे पहले क्या क्या ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिए पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और तब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रिपेलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसलिए ऐसा दिख रहे हैं। ठीक है,
इस साइड में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस साइड में क्लोजर होगा और इस साइड में दूर होगा। इस साइड में ज्यादा डिस्टेंस रखेगा और इधर क्लोजर रहेगा। एक और ड्रॉ करता हूं ऐसे, देखो ऐसे, यहाँ पर भी वही बात होगी। इस साइड में क्लोजर होगा और इस साइड में डिस्टेंस ज्यादा दूर पे होगा। ध्यान देना है, सब बराबर बराबर ड्रॉ नहीं करना है। इधर का देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक है दोनों, और यहाँ पर थोड़ा दूरी ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूर पे है। ये देखो ऐसा अगला, और फिर इसके लिए भी अगला देखो ऐसा ऐसा, देख रहे हो ना, यहाँ क्लोज है और यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया। अब अगला अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, ऐसे ड्रॉ। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। ओके, नेक्स्ट देखो। लेक्चर 5 का लेक्चर कोड है 0134। एक बार फिर से 0134। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ऐसा ये डायपोल बन गया। डायपोल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ही निकलते हैं और नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह। अब इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है वहां देखो ज्यादा दूर, क्लोज। इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें। ये हो गया ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और भी हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। देखो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। दूसरा भी ड्रॉ होता है, ठीक है। दूसरा कैसा बनता है कि जरा सोचना होगा आपको, तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। जरा देखो यहाँ पर ये डायपोल है, और डायपोल का ये वाला लाइन का नाम क्या है बता सकते हो? इसका नाम है इक्वेटोरियल लाइन। जहां पर इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग पोटेंशियल भी डिराइव किए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव किए थे। तो क्या आपको याद है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना डिराइव करके आया था? कुछ याद है तो बताइए, सोचिए। यहाँ का पोटेंशियल आया था 0, क्योंकि इसके चलते जो यहाँ पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, मान लो ये आर डिस्टेंस ले लिए हम, और इसके चलते जो यहाँ पोटेंशियल हो गया माइनस के क्यू बाई आर, आंसर क्या मिला? 0। यानी इस इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो बनेगा दोनों चार्ज के चलते वो होगा 0। और ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन बनेगा, ऐसे जैसे दो चार्ज ऐसे रखते हो और बीच में ऐसे समझते हो ये वाला, तो प्लेन बन जाएगा ना ऐसे, बीच में से यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, चारों तरफ 0 हो जाएगा। यानी इसको कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे हर पॉइंट पर, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और इसलिए ई वाला भी हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो पहला प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इट। जैसे एक पॉइंट चार्ज को ले लो, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लो। एक पॉइंट चार्ज को ले लिया, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिया, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब देखो अगर यहाँ टेंजेंट हम ड्रॉ कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो हर जगह पे जहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना है तो ये सर्टेन है कि वो परपेंडिकुलर होगा। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये चार्ज है Q, तो इससे बनने वाला पोटेंशियल यहां होगा के क्यू बाई आर। अगर आर हमारा रेडियस है, यहां पर भी होगा के क्यू बाई आर। तो दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर ही हम लोग को पता ही है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये।
लेकिन वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जिसको हम तोड़कर और दूसरा कैसे बना सकते हैं, भी फाइनल क्यू माइनस भी इनिशियल क्यू, क्योंकि क्यू चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल इनिशियल और पोटेंशियल फाइनल ऐसा बोलेंगे, चार्ज तो वही रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस भी इनिशियल, ये हुआ वर्क डन। अब कहीं ये तो चेंज इन पोटेंशियल भी बोल सकते हो ना, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अब जरा देखो, अगर मैं किसी चार्ज को यहां से उठा के यहां लाऊं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए वर्क डन हो जाएगा जीरो। ठीक है। अब तीसरा देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि हर सरफेस का अलग अलग पोटेंशियल होगा, अपने आप के लिए केवल इक्वी है, अपने आप में एक सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा तो वो सब जगह बराबर होगा, लेकिन दूसरे सरफेस जो होगा वो तो दूसरा हो सकता है, मैग्नीट्यूड उस पर सब बराबर होगा, तो दोनों सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला पर तो पोटेंशियल एक ही रहेगा ना, किसका लिया जाएगा, किसी का एक ज्यादा रहेगा किसी का एक कम, तो किसका लीजिएगा वहां इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, आगे चलिए, ये देखिए क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का ये रीजन है, ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन इच डायग्राम। इच डायग्राम, चार डायग्राम दिए हुए हैं, चारों डायग्राम में पॉइंट ए से बी एक पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि वर्क डन जो है इन ऑल फोर केसेज इज सेम, सभी केस में वर्क डन सेम है। पहला बात घर है, सही है कि गलत है आपको पहचानना है। मिनिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर 1, बोल रहा है कि 1 फिगर में मिनिमम वर्क रिक्वायर होगा। मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर 2, 2 वाला में मैक्सिमम लगेगा, और फिर बोल रहा है मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू इन फिगर 3, 3 वाला में सबसे ज्यादा वर्क लगेगा। चार ऑप्शन आपके पास है, जरा सोचो तो क्या होगा, पॉज करके जरा सोचो कि मैक्सिमम वर्क डन किस फिगर में होगा अगर चार्ज को क्यू पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े थे वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, अभी जस्ट पढ़े थे। पोटेंशियल का चेंज इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला में ये वाला 10 वोल्ट है, देखो ध्यान से, ये वाला जो सरफेस है वो 10 वोल्ट का है, ये वाला सरफेस 40 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है। इसके हर पॉइंट पे 10 वोल्ट, इसके हर पॉइंट पे 20 वोल्ट, इसके हर पॉइंट पे 30 वोल्ट, इसके हर पॉइंट पे 40 वोल्ट, ऐसे करके। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, फाइनल हो गया 40, इनिशियल था 10, तो चेंज इन पोटेंशियल हो गया 30। पहला वाला केस में 30 हो गया, दूसरा वाला केस में इसमें भी 30 है, तीसरा वाला केस में इसमें भी 30 है, क्योंकि 40 और 10 की बात है, यहाँ पर इसमें भी 30 है, सब में चेंज इन पोटेंशियल 30 है, और चार्ज तो सेम ही है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास 30 वोल्ट आ रहा है, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ, क्यू इंटू 30, मतलब वर्क डन हो गया 30 क्यू, यानी सभी केस में वर्क डन इक्वल ही है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे चले। नेक्स्ट देखिए अगला, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आपको बनाना है, क्वेश्चन ही जिताएगा और क्वेश्चन ही कंपटीशन भी करेक्ट करवाएगा। A, B and C are 3 points. A, B and C are 3 points in a uniform electric field. State at which point potential is maximum and at which point potential is minimum. कंसेप्ट मैंने क्लियर बता रखा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल घटेगा, तो ये पोटेंशियल आपका सबसे कम हो गया, VC मिनिमम हो गया ना, और VA मैक्सिमम हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए अगला, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं, अगर मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का वोल्टेज 20 ले लूं, 20 वोल्ट, इसका 40, इसका 60 और इसका 80 वोल्ट ले लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 40 माइनस 20 मतलब 20 वोल्ट होगा। ये तो पहले पता हो गया। अगर सवाल यहाँ पे 2-3 टाइप का मैं इराइज कर दूं, जैसे पहला सवाल इराइज कर लेता हूं, ड्रॉ डायरेक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला सवाल स्टार्ट। पहले इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन भी कर लेता हूं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो रखे गए हैं उसका कोऑर्डिनेट है, ये है 0, ये है 10, मीटर में रख लेते हैं 20, 30, यानी 10-10 मीटर पे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज रखे हुए हैं, थोड़ा टिल्ट करके। एंगल यहां मान लो दिया हुआ है 30 डिग्री, ऐसा करके। सवाल पहला है ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आप जैसे मन तैसे अगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो सवाल थोड़ा बनाने में होगी दिक्कत। मान लो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, तो हालांकि गलती से भी सही हो गया है, क्योंकि कोई भी एक कटिंग पॉइंट से आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको एंगल पकड़ने में आसान पड़ेगा। जैसे यहां से टच किया तो अब आप समझ जाइएगा ना कि 30 है तो ये भी 30 है, तो ये तो 60 हो जाएगा भाई, तो एंगल पकड़ा जाएगा। लेकिन यही अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, मान लिया जाए कि आप गलती से ऐसे कर दिए, लीजिए ऐसे अगर कर दीजिएगा तो आपको एंगल तो पता चल जाएगा लेकिन डिस्टेंस में दिक्कत होगी। मतलब साफ बात आपको जो बता दूं मैं, आपको करना क्या है कि कोई भी जहां पर कटिंग पॉइंट है वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कीजिए, और आपको ये पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इक्विपोटेंशियल हम ऐसे ड्रॉ, इसको कट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ करें। अब हमको एरो लगाना है, इधर एरो लगाएं कि इधर लगाएं, ये अब क्लियर करना है। पहले किधर लगेगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको दिखाना है ड्रॉ करके। सोच लिए किधर लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में घट रहा है, तो घटते डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, इसलिए हमारा डायरेक्शन ऐसा रहेगा। अब ये तो हो गया ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला सवाल का आंसर तो मिल गया। दूसरा अगर सवाल ये कर दिया जाए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग ये जानते हैं सॉल्यूशन में कि डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर होता है, और डेल्टा भी हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि चेंज इन पोटेंशियल हर एक पोटेंशियल का सरफेस का कितना है, तो 20 है, यहां लिख लेंगे 20 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड ही करना है। डेल्टा आर चाहिए, डेल्टा आर कौन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, बोलो कौन, तो ये वाला होगा, क्योंकि दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस ये नहीं हो सकता, ये तिरछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमारे पास अगर ये 10 है और ये 30 है तो ये 60 होगा, और इस 10 का अगर मैं कंपोनेंट इधर ब्रेक कर लूं तो हम लिख सकते हैं 10 cos 60 का मतलब 10 इंटू 1/2 का मतलब 5 मीटर, यही मिलाई वाला हम लोग को, तो हम लिख लेंगे 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया -20/5, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -4 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपने सीखा डायरेक्शन, टू ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन, और फाइंड करना कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं, और इस साल भी आपको जेई में 2006 में पूछा गया है। ये देखिए फिगर शोज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास दिए हुए हैं V1 और V2। V1 है 2 वोल्ट, V2 है 4 वोल्ट। पूछा जा रहा है हम लोग से द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन विल बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से बात हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा जा रहा है। तो हम लोग को मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ करना नहीं है। ऑप्शन भी देख रहे हैं स्पष्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है। तो क्या करें हम लोग, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब ड्रॉ करेंगे तो हमारा ऐसा खिंचाना चाहिए और डायरेक्शन इधर होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रही है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, और इसका कंपोनेंट आप अगर इधर लेंगे तो हमारा हो जाएगा -EX, है ना, इधर तो -EX होता है ना और इसका जब इधर लेंगे तो हो जाएगा EY, लेकिन प्लस, ऊपर में प्लस होता है ना, Y नीचे माइनस। तो इस तरह से हमने क्या आंसर देखा,
ये तो ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कितना। अभी हम लोग जस्ट बनाए हैं, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए अगला अगला तो हम लोग का थैंक यू हो गया। ओके, अब इतने में आप पढ़िए, उसको समझिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहां से लिंक क्लिक कीजिए और अपना फॉर्मेट भरिए और आंसर कीजिए। ओके, थैंक यू।